गुड मॉर्निंग बच्चे। चुन्नू मुन्नू मेरे हंसी खुशी सारे को गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को कमिट किया था बेटा कि मैं आपके क्लास को हैम्पर नहीं होने दूंगा। तो बच्चे जैसा मैंने कमिट किया वैसा मैं आपके लिए रेडी होकर आया हूं। क्लास को हैम्पर नहीं होने देना है। बच्चे आप लोग जब ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो उस ऑफलाइन क्लास में बच्चे हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और उस रे ऑप्टिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया था। और बच्चे हम लोग का बैड लक कि जब रिफ्रैक्शन मेरा चालू होने वाला था तो हम लोग का ये क्लास बंद करने का आदेश हो गया। कोई बात नहीं है बेटे, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं वहां ही बोलता था मैं हूं ना। तो बिल्कुल तुम्हारा हम ऑफलाइन क्लास के जैसा ही तुम्हारा क्लास लेने जा रहे हैं। बस तुम ये फील करने, तेरे को ये फील करने का जरूरत है कि तुम मेरे पास, मेरे बाजू में बैठ सके हो, मेरे सामने वाले बेंच पर तुम बैठ सके हो। और यस, हम लोग अपने बोर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, अपने टीचर के वर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, हम क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं। तो बच्चे हम लोग आते हैं अब अपने काम की बात पर, अपने मुद्दे की बात पर। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चे वर्ड सुनने में एक जैसा लगता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हिंदी में तो डिफरेंट है। परावर्तन और रिफ्रैक्शन को अपवर्तन। क्या है अपवर्तन बेटा? नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, आप क्लास 10 में भी इस रिफ्रैक्शन वर्ड को आप पढ़ चुके हो। शीशे के इस पार से उस पार तक दिखाई पड़ना, नॉर्मली समझने का प्रयास करना कि अगर मेरा कोई ग्लास विंडो है, ग्लास डोर है और डोर के उस पार तक, अपना क्लासरूम में ग्लास डोर लग रखा है ना, तो उसके उस पार तक नदी जो मेरे को दिखाई पड़ती है, नदी को दिखाई देती है, उधर उधर आजू बाजू सारे चीज दिखाई देते हैं, ये एक तरह का रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्शन है। तो फिर क्या है रिफ्रैक्शन बेटा? तो द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग पाथ of the light when the light passes obliquely from one transparent medium to the another is called refraction of light। क्या मतलब? ये मान ले बेटा कि ये अपना ग्लास डोर है। अब ग्लास डोर पर पहले तुम ये देखिए, एक लाइन ऐसे पहले तो डाल लेना। इस लाइन को हम बोलते NL, नॉर्मल लाइन NL, और इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव RS, रिफ्रैक्टिव सरफेस, रिफ्रैक्टिव सरफेस। अब अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो इस रे का दो पोजीशन हो सकता है, इसकी दो स्थिति हो सकती है। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि ये रे अगर ऐसे आई यहां पर तो यहां से ऐसे वापस मुड़ गई, इसी को हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह। लेकिन आज मामला कुछ चेंज है, आज ये मामला नहीं है, आज ये मामला है ये वापस नहीं जा रही है, बल्कि ये इस तरह कहीं पर पार हो जा रही है। एक मिनट बंद कर देता। एक्सक्यूज मी बच्चे, सॉरी थोड़ा ऑब्स्टेकल हो गया है ना, कोई नहीं। तो हम लोग बात करें तो यहां कुछ मुद्दा अलग है। यहां पर क्या है ना कि ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये अपने मीडिया में वापस नहीं लौट रही है, अपने मीडिया में वापस नहीं लौट रही है। क्या हो रही है? ये देखो, ये जो तुम लाइन डाले ना, तो यहां से एक मीडिया, 1 मीडिया हो गया, 2 मीडिया हो गया, तो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ये ट्रैवल कर गया, ये वापस अपने मीडिया में नहीं गया, दूसरे मीडिया में ट्रैवल कर गया। और ये सरफेस कैसा है बेटा? ये सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक मतलब जिसमें इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। लेकिन बच्चे अब तुम जरा से फिगर को नोटिस कर ठीक से कि क्या ये अपने रियल पाथ पर है? नो 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 नो, ये रियल पाथ पर नहीं, इसका रियल पाथ ऐसा था, ये रियल पाथ से बेंड कर गया। अब बेंड करने का भी दो कंडीशन हो सकता है, नहीं दो कंडीशन हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है कि ये क्या हो गया था यहां पर कि ये नॉर्मल लाइन की ओर, टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन, टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन को हिंदी में अभिलंब कहते हैं, तो अभिलंब की ओर झुक गया। इसका मतलब यहां दो कंडीशन हो सकता है, एक नॉर्मल लाइन की ओर बेंड हो सकता है और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल लाइन से और दूर जा सकता है। क्या मतलब कि ये जो रे आया इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे नहीं जा सकती और ऐसे भाग गया, इधर नहीं आया, इधर आता तो नॉर्मल लाइन की ओर कहलाता, वो और उधर भाग गया, ये नॉर्मल लाइन से और दूर भाग गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे कि जब कोई
प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है, गुजरती है, तो वह अपने मौलिक पथ से, अपने मूल पथ से, अपने सही रास्ते से मुड़ जाती है, भटक जाती है। वो अपने मूल रास्ते पर नहीं जाएगी, या तो मूल रास्ते से नॉर्मल लाइन की ओर बेंड करेगी, या तो मूल रास्ते से और दूर भागेगी। ये जो अपने मौलिक पथ से हट जाने की जो घटना है, उसमें जो गुण पाया गया, इसी को हम अपवर्तन की क्रिया कहते हैं। ये चीज यहां पर लिखा हुआ है कि द फिनोमिनन, वह गुण ऑफ चेंज इन पाथ, रास्ते से चेंज हो जाना, पथ से हट जाना, ऑफ द लाइट व्हेन लाइट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर एक पारदर्शक सतह से दूसरे सतह में, दूसरे माध्यम में अगर वो प्रवेश करता है और अपने मौलिक पथ से हट जाता है, तो इसी घटना को, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन की क्रिया कहते हैं। और बच्चे यहां पर अब तक मैं तेरे को बताया कि अब तुम अगर ऑब्जर्वेशन किए तो क्या क्या किए। तो एक तो ऑब्जर्वेशन तुम्हारा ये था कि ये नॉर्मल लाइन की ओर बेंड कर रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर। हाँ, अब मीडियम के बारे में भी थोड़ा समझ ले। एक्चुअली आज का क्लास थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास है, तो इसके बाद फिर कैलकुलेशन में तुम पिकअप पकड़ोगे, जब पकड़ोगे तो पकड़ते चले जाओगे, क्योंकि आज बहुत सारी नई नई बातें हैं ना। कोई भी नया टॉपिक जब चालू होता है तो बहुत सारी नई बातें होती हैं, तो उन नई बातों में तो थोड़ा सा कुछ है। तो मीडिया भी दो तरह का होगा। अब बेटा, एक होता है रेरर, विरल माध्यम, और एक होता है डेंसर, सघन माध्यम। रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब जैसे अगर तुमको हम एक दो मीडिया की बात करते हैं, जैसे एयर एंड वाटर। अब बताओ रेरर कौन है, डेंसर कौन है? यस, क्या? या रेरर एयर है और डेंसर हो गया वाटर। अब अगर हम बात करें वाटर एंड ग्लास, यस, ये दो सिचुएशन में वाटर हो जाएगा रेरर और ग्लास हो जाएगा डेंसर। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमको जहां ज्यादा दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां कम हो, जैसे एयर में क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन इतने वॉल्यूम में अगर पानी डाल दिया जाए, शीशा डाल दिया जाए, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो रेरर डेंसर तुमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि मीडिया दो तरह का है। पहले ये बात को समझ लिया तो बहुत अच्छा किया कि मीडिया दो तरह का है, रेरर और डेंसर। तो अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है, देखो ये रेरर मीडिया है, ये डेंसर मीडिया है। अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, एकदम याद हो गया बेटा। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और इसी का अपोजिट, अगर डेंसर टू रेरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब तो नॉर्मल से और दूर भागेगा, अभिलंब से और दूर भागेगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि तुमको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, यहां एंगल आई बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल लाइन है, ये देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल लाइन है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखो, ये नॉर्मल लाइन है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तक, क्या अपवर्तक किरण, अपवर्तक किरण, इनके बीच का जो एंगल है, इसी को देखो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बच्चे, अब यहां पर थोड़ा सा आ जा, यहां पर आ जा। अगर रे डेंसर टू रेरर जा रहा है, ये देखो, ये डेंसर मीडिया, ये देखो रेरर मीडिया। अब तो क्या हो गया? ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये इसका रियल पाथ है, ये और दूर भाग रहा है। कैसा हो गया? ये देखो, ये देखो, अगर ये डेंसर है, ये रेरर है, इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा? और ऐसे दूर भाग जाएगा, इधर नहीं झुका, इससे दूर भाग गया, ये एंगल बन गया। पहले इतना ही बन रहा था, अब ये एंगल बन गया, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चे उम्मीद करें कि ये दोनों के साथ को समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। इसके थर्ड ऑब्जर्वेशन पर बच्चे हम लोग आते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन एकदम इजी लॉलीपॉप ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई रे नॉर्मल लाइन से ही गुजर जाए,
नॉर्मल लाइन पर कोई रे आए, ऐसे नॉर्मल लाइन पर आए और तो अपने ही पथ पर इसको गुजर जाना है, अपने ही पथ पर गुजर जाना है, इसको कहीं पर भी इस पे कोई डेविएशन नहीं होगा। तो बच्चे अभी हम लोग 3 बात अभी तक पढ़े, अभी तक 3 बात पढ़े कि अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है, अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स एनएल, अगर डेंसर टू रेरर जा रहा है तो अवे एनएल नॉर्मल लाइन, और अगर एनएल पर जा रहा है तो एनएल से ही गुजर जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो उम्मीद करें बच्चे कि ये सारा का सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया है, तीनों का तीनों बात समझ में आ गया। नोट्स लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक बात बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षर में आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरा ऑन राइटिंग है, मतलब आपको इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जैसे बोर्ड पर लिखा होता है कि when a ray of light traveling along normal to the interface then it passes undeflected, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। तो बच्चे टॉपिक को आगे बढ़ाते चलते हैं, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है, एकदम सर तुम्हारे हैं, बिल्कुल एकदम बात करना है, खुलकर बात करना है, सर से कोई बात नहीं छुपाते, है ना। कहीं पर मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का जरूरत है, एकदम मेरे व्हाट्सएप पर आना है, हमारे से कॉल करके बात करना है, हमारे मेल पर आकर बात करना है, जैसे तुम्हें ये हो। अगर तुम आजू बाजू में कहीं पर रहते हो तो आकर के मेरे से मिल लिया करो। एवरीथिंग इज रिलायबल टू यू, हर चीज तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, तुम आओ, बट अपना पढ़ाई किसी भी हालत में खराब नहीं करो। सिचुएशन जो हो, पढ़ाई को अच्छा रखना है, ये बस हम लोग दोनों को ख्याल करना है। ओके, आते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा अपवर्तन का नियम, ऐसा नहीं कि अपवर्तन का नियम आपने पहला बार सुना, याद करो क्लास 10 में आप पढ़ते थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हंसी आ रही है, याद आ गया? यस, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाल, क्या मतलब? अब बाय फिगर देख लो ना, ये अगर कोई रिफ्रैक्टेड सरफेस है, पहले तुम एनएल डाल लो तो ये हो गया, ये हो गया, देखो आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये देखो रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, और ये देखो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये नॉर्मल लाइन को अभिलंब कहते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? सेम प्लेन में है ना। ये पहला लॉ था। और दूसरे लॉ के लिए स्नेल नामक साइंटिस्ट ने रिफ्रैक्शन के दूसरे नियम को दिया, ये सबसे मेन लॉ है। इसीलिए इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो कि स्नेल इज द गॉड ऑफ रिफ्रैक्शन, कह सकते हो। आज हमारा विज्ञान इतना ही लार्ज हो गया है, लेकिन आज भी जो फंडामेंटल आइडिया हमारे वैज्ञानिक देकर जा चुके हैं, आज भी आज के मॉडर्न जितने भी साइंटिस्ट हमारे हैं, उसी को बेस बना करके, उसी को फंडामेंटल बना करके, और नए नए जो डिस्कवरी रोज हो रहा है, नया नया जो खोज हो रहा है, लेकिन आज भी बेस वही है। इसलिए ये सारे साइंटिस्ट जो है ना, वो कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अपने दूसरे लॉ में कहा कि ये देख, ये एंगल आई है और ये देख एंगल आर है, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ शाइन। क्या कहेंगे यहां पर स्नेल्स में? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ शाइन। इसका मतलब हो गया शाइन आई। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ शाइन, SINE, शाइन। तो ये हो गया शाइन आर। और उन्होंने कहा कि ये दोनों का जो रेशियो होगा, किसका किसका? शाइन आई और शाइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर कहीं पर साइन आई का कुछ हुआ तो साइन आर वहां पर मैनेज कर लेगा, लेकिन ये दोनों का रेशियो हर हालत में कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को के से नहीं, बल्कि उन्होंने म्यू से रिप्रेजेंट किया, म्यू से रिप्रेजेंट किया। म्यू कांस्टेंट है और इसी को, इस कांस्टेंट का नाम दिया गया वेयर म्यू इज कांस्टेंट। मैं चाहूं तो यहां पर लिख देता हूं कि वेयर म्यू इज कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर दो मीडिया है, अगर ए बाय द वे म्यू1 है और ये अगर म्यू2 है, तो दो मीडिया के लिए उन्होंने बोला कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। मतलब तुम इसको लिख सकते हो 1 म्यू2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। पढ़ने आया? प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है बेटा? कैसे पढ़ोगे, कैसे रीड करोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1
विथ रेस्पेक्ट टू चल मैं यहां पर लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू पढ़ लोगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू अगर कहीं पर ऐसा रहा है W म्यू G क्या पढ़ोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं फिर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम जान करके रखो। उम्मीद करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है। अपवर्तन के नियम, दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा, फॉर टू गिवन मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या अगर दो मीडिया है तो म्यू टू बाय म्यू वन, इसको कहेंगे वन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। और इस म्यू को हम बोलते हैं, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, एकदम क्लियर है यहां पर। चलो क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते चलो, एकदम क्लास को खींचते जाना है बच्चे, क्लास को आगे खींचते जाना है ना। क्लास जितना खिंचाते चलेगा हम लोग को उतना अच्छा रहता जाएगा। अब हम तुमको अभी बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के होते हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये सबसे पहले इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसका? वैक्यूम और मीडियम। आप बोलो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट की उसको क्या बोलते हैं? C, और किसी मीडिया में उसको क्या बोलेंगे? V, AC बाई V। ये दोनों के रेशियो को हम म्यू कहेंगे और इस म्यू का नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उम्मीद कर समझ में आया। कोई पूछेगा क्या? तो बिल्कुल यहां से सारे चीज नहीं याद करने का बच्चे। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, केवल एक वर्ड इसको देखेंगे और यहीं से वो बोल देंगे व्हाट इज C, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम बोलते हैं म्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन बच्चे हम लोग पढ़ाई कर चुके हो कि C इज इक्वल टू V लेमडा। V क्या है? सॉरी, लेमडा क्या है? लेमडा वेवलेंथ है। हर लाइट का अपना वेवलेंथ होता है। अब जब तुम आगे जाओगे, जब तुमको हम प्रिज्म पढ़ाना शुरू करेंगे, वहां पर तुमको हम काफी डिटेल बताएंगे कि ये वेवलेंथ का क्या वैल्यू है इस लाइट में, जिसको तुम हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, रेड वगैरह वगैरह बोलो। देयर इज नो एनी कलर इन फिजिक्स, ऑल आर इज अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। खैर मैं इसके बारे में और आगे जाकर बात करूंगा, अभी टाइम नहीं है। अभी हम लोग केवल ये बात करते हैं कि लेमडा वेवलेंथ है। तो अब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V को, अब देखो क्या होता है, V लेमडा, तो V को रहने दो, और लेमडा क्या हो गया? लेमडा वैक्यूम, V लेमडा मीडिया। इसका मतलब लेमडा वैक्यूम बाई लेमडा मीडिया। मेरी बात समझ में आई बच्चे? एक बार फिर से समझ ले। अब C के बदले क्या पुट करना है? C के बदले पुट करना है V लेमडा। तो V तो बेटा सेम रहेगा, लेमडा चेंज कर जाएगा। ए लेमडा, ऐसे लिखा हुआ है लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडिया, ऐसे लिखा हुआ है। तो बन गया ना, V तो दोनों का कैंसिल हो गया, तो लेमडा वैक्यूम बाई लेमडा मीडिया। तो लेमडा मीडिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा वैक्यूम बाई म्यू। अगर चूंकि म्यू का मान हर हालत में एक से बड़ा होता है बच्चे, एक अच्छी ऑब्जेक्टिव है, एक अच्छा एक नॉलेजेबल आइटम है बच्चे। इस पर पूरा तुम लोग ध्यान देना, अच्छा से समझना यहां पर कि म्यू का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसको भी तुम समझ कि क्यों ग्रेटर देन 1 होता है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है ना C बाई V। अरे यार, तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल यही होता है। प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही होता है, किसी भी में। तुम खुद सोच दो कि सबसे ज्यादा वो वेस्ट वैक्यूम में चलेगा कि पानी के भीतर चलेगा?
हाँ वैक्यूम में। अच्छा गुड। अच्छा बताओ वैक्यूम में अच्छा चलेगा कि शीशा के भीतर अच्छा चलेगा? अरे शीशा में इतना डेंसिटी है यार, इतना डेंसर है, तो डेंसर में उसको ऑब्स्टेकल मिलेगा, वहां वेलोसिटी घट जाएगा यार। और वैक्यूम क्या है? फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है तो एकदम प्रकाश की चाल धार है, आगे बढ़ते जा रही है, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वैक्यूम में होता है। तो अगर ऊपर वाला सबसे ज्यादा स्पीड है तो तय बात है कि क्या हो जाएगा, रेशियो कभी भी होगा तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अंश अगर बड़ा है हर से, तो आंसर जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो म्यू इज ग्रेटर देन 1, और अगर म्यू 1 से ग्रेटर है तो तय बात है क्या तय बात है कि इसका मतलब है कि म्यू जो मीडिया है वो लेस देन म्यू वैक्यूम, हर हालत में। कि मीडिया का जो किसी भी मीडियम का जो इंडेक्स होगा हर हालत में वैक्यूम के इंडेक्स से छोटा होगा। तो चल ये हम लोग पढ़े एक एब्सोल्यूट। अब आते हैं दूसरा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब चल इसको भी थोड़ा ठीक से पढ़ ले। देख किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। क्या बोलता, ए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू ए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, द रेशियो ऑफ दिस बोथ इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब, अभी तुम्हारे पास दो मीडिया था, एक मीडिया वैक्यूम था और एक मीडिया कुछ और था, लेकिन अभी यहां सिचुएशन बदल रहा है। हो सकता है कि एक मीडिया पानी हो और एक मीडिया शीशा हो सकता है। तो एक मीडिया 1 है और एक मीडिया 2 है। अगर कोई रे ऐसे पार की तो तय बात है कि अगर एक मीडिया से दूसरे मीडिया, मान ले यहां पर वेलोसिटी v1 है और यहां पर वेलोसिटी v2 है, तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रेशियो होगा इसी को हम म्यू कहेंगे और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया बेटा? अगर दो माध्यम है, प्रकाश की किरण दो पहली माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो पहले माध्यम में उसका जो चाल होगा और दूसरे माध्यम में उसका जो चाल होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको लिखते हैं 1 μ2, मतलब μ2 by μ1 इज इक्वल टू v1 by v2। अब इससे क्या रिलेशन निकल गया? इसका मतलब तो हो गया बेटा कि देख यहां 2 है तो ये नीचे में 2 है, अब यहां 1 है तो ऊपर में है। इसका मतलब हो गया कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो रहा है नहीं क्या? अगर तुम केवल μ2 का रिलेशन ले तो क्या हो रहा है, μ2 1 by v2, तो आ गया। अब यहां पर देख μ1 नीचे में है, 1 by μ1 है, तो ये देख v1 ऊपर में है। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। That means mu is inversely proportional to v. That means mu proportional 1 by v. अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। What is the relation between relative refractive index and absolute refractive index? अब यहां पर कहा जा रहा है कि मान लो कि रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अगर बाय द वे रे 1 मीडिया से 2 मीडिया में अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो हम इसको क्या लिख, मान ले यहां वेलोसिटी इसमें v1 है और यहां वेलोसिटी v2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 μ2 इज इक्वल टू v1 by v2। इफ रे इंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडिया 1, एयर से अगर मीडिया 1, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 क्या लिखा है, μ1 इज इक्वल टू, अब बोल एयर में कितना लिया जाता है, तो c by v1। और अगर उसी प्रकार से तुम लिख सकते हो कि सिमिलरली इफ रे इंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडिया 2, तो अगर एयर टू मीडिया 2 जाएगा तो इसी के मुताबिक तुम लिख सकते हो c by v2। क्या लिख सकते हो, c by v2। अब अगर 1 को 2 से तुम डिवाइड कर दोगे तो c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v1 by v2। इसका मतलब 1 μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 1 μ2 क्या मतलब हो गया, 1 μ2 का मतलब हो गया μ2 by μ1। नहीं आ गया ना, क्या आ गया, v1 by v2 था ना, तो v1 by v2 का मतलब क्या हो गया, 1 μ2 को क्या लिखते हैं, μ2 by, मतलब तुम अभी दिमाग में तुम्हारा चल रहा होगा कि सर हम 1 μ2 को μ2 by μ1 क्यों लिखेंगे, तो मैं तुम्हें प्रमाणित करके दिखला दिया कि 1 μ2 को हम लोग μ2 by μ1 कहेंगे।
इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो जरा देख लो कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ये चीज भी तुम जरा सा यहां पर देख लो, ये भी मैं तुम्हें यहां पर लिख करके बता दिया हूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is the ratio of absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index of medium 1। तो ये तो तुम यहां बोलो या यहां बोलो, दोनों बात बराबर है। अगर अब हम थोड़े टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़े बेटा क्लास को तेजी से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तेजी से खींचेंगे ना तो तुम लोग का समय पर पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा, तुम्हारे अंडर हैंड रहेगा और फिर तुमको पढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी। तो अभी अगर हम थोड़े से तुमको बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब बोलो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का हिंदी क्या हो गया, क्या मतलब हो गया रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब? फिर से प्रकाश की किरण क्या अपने ही माध्यम में वापस लौट, रिवर्स का मतलब वापस लौट जाना। तो क्या प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट रही है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कहता इफ ए रे ऑफ लाइट, अगर प्रकाश की किरण सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस हैज इट्स पाथ रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, इट बेंड्स back to the source along the same path in the opposite direction। जब प्रकाश की किरण बहुत सारे परावर्तन या अपवर्तन से होकर गुजरता है तो लास्ट में जब परावर्तित होकर जाता है, रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, तो फिर से अपने ही पाथ पर वापस लौट आता है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मेरी बात समझ में आई बेटा? देखो ये ऐसे मैं अगर यहां पर बात करूं, अगर ये ऐसे आ रही है, पहले तुम एक एनएल डाल लो यहां पर। अब ये ऐसे आई और इसके रास्ते में अगर मिरर लगा देते हैं तो फिर यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, ऐसे यहां पर वापस चली जाएगी, जिस रास्ते पर आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये चीज यहां बताया गया है, ये देख जिस पाथ पर आ रही है यहां से रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर वापस चली जा रही है। अब जरा तुम मेरे को बताओ कि रेरर है, ये डेंसर है, ये अगर इस मीडिया को 1 मान रहे हैं, इस मीडिया को अगर हम 2 मान रहे हैं, डेंसर को 2 मान रहे हैं, मैंने क्या बोला, इस मीडिया को 1 ले रहे हैं, इस मीडिया को हम 2 ले रहे हैं, तो 1 μ2 इज इक्वल टू, जिसको μ2 बाई μ1 कहेंगे, क्या हो जाएगा sin i बाई sin r, sin i बाई sin r। और अगर पलट करके जब चली गई तो कहां से कहां चली गई, 2 से 1 को चली गई, तो 2 μ1 कितना हो गया, 1/2 sin r बाई sin। अब दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे बेटा, ये दोनों को अगर तुम प्रोडक्ट कर दोगे तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा और इससे क्या हो गया, I से I कट गया, R से R कट गया, कटेगा ना। अब ये दोनों जब कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 μ2 अबे बाई में चला आएगा इज इक्वल टू 2 μ1। इसका मतलब हुआ कि एक इंडेक्स जो है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का इंडेक्स, दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले के इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। नहीं क्या, नहीं तुमको दिखाई दे रहा कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 का जो इंडेक्स होगा और 2 के रेस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, 1/, है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब अगर थोड़े से एक ग्लास स्लैब अगर हम ले लेते हैं तो उस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये चीज थोड़े देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि धीरे धीरे हम लोग के पास इतने मटेरियल हो जाए कि फिर हम लोग आगे जाकर न्यूमेरिकल बना सकें, तो इसलिए वो सारे फॉर्मूला को फटाफट हम थोड़ा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बोला कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, अगर मेरे को एक ग्लास स्लैब दे दिया गया तो वहां पर रिफ्रैक्शन की क्रिया कैसे होगी, वहां पर अपवर्तन की क्रिया कैसे होगी, ये बात हम लोग थोड़ा यहां पर ध्यान देने का प्रयास करना। देखो बेटा ये ग्लास, एक पूरा ये जो स्लैब है ना ग्लास का ले लिया गया है। अब यहां पर तुम क्या करो, एक नॉर्मल लाइन ऐसे डाल दो। अगर तुम कहोगे तो मैं एक कट फिगर भी यहां पर बना दूंगा, एक ऐसे नॉर्मल लाइन डाल लो। अब देखो यहां पर क्या हो गया, नो डाउट यहां एयर हो गया, एयर हो गया। अब एयर से ऐसे आ रही है ना, इसको कैसे चला जाना था बेटा, इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, नहीं चले जाना चाहिए था, नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, दूसरा मीडिया आ गया। अब जब दूसरा मीडिया आ गया तो कैसा मीडिया आ गया, बोले सर रेयर टू डेंसर हो गया। अच्छा रेयर टू डेंसर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो ये थोड़े डेविएट कर जाएगा। अब यहां डेविएट कर गया, नहीं
टर्न कर जाएगा ना, ये एनएल है, एनएल की ओर टर्न कर जाएगा और टर्न कर जाएगा अगर तो। अच्छा इसके बाद फिर क्या होगा बेटा? बोले सर इस बार तो ग्लास से एयर में जाएगा, जाएगा ना। अब अगर ग्लास से एयर में जाएगा तो तुम एक यहां पर और एनएल डाल लो, ऐसे आया, एक नॉर्मल लाइन तुम यहां पर और डाल लो, कहां जाएगा? एयर में जाएगा। मेरे को एयर मत बताना, मेरे को ये बताओ कि अब कहां जाएगा? डेंसर टू रेयर जाएगा। ओ अच्छा सॉरी, डेंसर टू रेयर जाएगा। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, डेंसर टू रेयर जाएगा। क्या होता? बोले सर तब तो ये और दूर भागेगा, मतलब इस बार इधर नहीं बेंड करेगा, तो इस बार ऐसे बेंड कर जाएगा, और बेंड करेगा तो क्या होगा कि फर्स्ट लाइन का ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे भाग जाएगा, फर्स्ट लाइन के जैसा ही भागेगा, ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। ये फिगर बता रहा है, मतलब फाइनल रे तुम्हारा ऐसे निकल रहा है, ये फाइनल रे ऐसे निकल रहा है। और बच्चे देखो यहां पर जो एंगल बन गया, क्या हो गया? पहला था तो I1 हो गया, और इसका ये पूरा का पूरा एंगल ए बन गया R1, ए हो गया I2, और इसके साथ यहां जो एंगल बन रहा है बन गया R2। उम्मीद करें बच्चे समझ में आ रहा है। इस नॉर्मल लाइन को हम लोग एम ले लिए हैं, और ये वाले नॉर्मल लाइन को हम एम ले लिए हैं, कहीं कंफ्यूज मत करना। तो मेरे को एक बात तू बता दो, ये पूरा अगर ये यहां पर अब तो मेरे को ये बता दो कि ये अगर I1 है तो ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा? बच्चा एक बार फिर समझ, ये अगर I1 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा बन जाएगा I1, लेकिन उसमें से ऐसे भाग गया तो ये एंगल कितना शेष बचा? ये एंगल कितना शेष बच गया? ये एंगल शेष बच गया I1 माइनस R1। अब इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करना, और एक बात बताते हैं कि ये देखो, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। अब इसके बारे में थोड़ा समझना। पहला इसका ओरिजिनल पाथ कैसे चले जाना था? ऐसे जाना था ना, बीच में तो ग्लास डाल दिया तो फिर ये बन गया ऐसे, और फिर एयर में गया तो कैसे निकल गया? ऐसे। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आगे जाकर के हम लिखवा देंगे। आप अगर यहां पर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो साइन I1 बाई R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्लास टू एयर, ए म्यू जी। लेकिन अगर हम लोग IT टू R2 चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एयर टू ग्लास। नहीं, अरे पहले क्या था? पहले था एयर टू ग्लास, फिर क्या था? ग्लास टू एयर। तो क्या हो गया? जी म्यू ए, और जी म्यू ए को क्या बोलेंगे? 1 बाई ए म्यू जी। अभी तो पढ़े थे, अभी बताए थे कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1, मतलब ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू 1 बाई एयर म्यू ग्लास। ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर तुम प्रोडक्ट कर दो, गुना कर दो, अगर दोनों इक्वेशन को, मैं यहां पर थोड़ा सा इन चीजों को मिटा देता हूं ताकि तुमको सहूलियत हो जाए। तुमको जहां दिक्कत होगा अपना वीडियो को पॉज कर करके नोट्स अच्छा से बना लिया करना, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके तुम अच्छा से लिख लिया करना फुल स्क्रीन पर। अब दोनों को तुम अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन I1 बाई साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2। अब क्या हो गया? म्यू जी बाई म्यू ए बाई म्यू जी, और कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। अब चूंकि अगर देखना फिगर को एक बार फिर से देखो, एक बार फिगर को फिर से देखो। अब मैं बता रहा हूं कि ये दोनों लाइन क्या हो गया है? पैरेलल हो गया है। आगे जाकर के दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया है। अब जब पैरेलल हो गया है इसका मतलब है कि एंगल I2 और एंगल R1 दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया है। नहीं, दो समांतर रेखा है ना, तो अब अगर तुम I1 बाई R1 रहने दो, और इस I2 को क्या पुट कर दोगे? R1 पुट कर दोगे, तो ये R1 कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली क्या बच गया? साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। इसका साइन कट जाएगा तो I1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब थोड़े से तुम इंसिडेंस और इमरजेंस के बारे में सुनना। जिस एंगल पर वो शुरू में आया, ये देखो बेटा, ये थोड़ा है, ये थोड़ा सा है अच्छा चीज, थोड़ा टफ चीज है। ये देखो,
और एक स्लैब के बाद, इस स्लैब के बाद ये देखो, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब होता है पूरी तरह से बाहर निकल जाना, इमर्ज हो जाना बाहर, मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हो हिंदी में, इसको तो आपतित कहेंगे, और इसको क्या कह सकते हो, अब इमरजेंस का डायरेक्ट हिंदी तो याद नहीं आ रहा, निर्वातित कह सकते हो, मतलब पूरी तरह से एकदम जो बाहर निकल के फाइनल निकले, निर्वातित कहा जा सकता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोड़ना, इंग्लिश में ध्यान रख, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या फाइनल रिजल्ट निकला कि जितना एंगल पर ए घुसेगी फाइनली उतने ही एंगल पर, अलग अलग मीडिया से निकाला जाए तो उतने ही एंगल पर ये बाहर यहां से निकलेगी। यही हम लोग का यहां पर रिलेशनशिप है, यही रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब है। और बेटा मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये जो लैटरल शिफ्ट है, तो लैटरल शिफ्ट का देख यही डिफिनेशन है लैटरल शिफ्ट का, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पैरेलल साइड्स ग्लास स्लैब। क्या मतलब हुआ कि अगर यहां से ऐसे घुसी, एक ग्लास स्लैब है, इसमें से ऐसे आई और एक यहां से ऐसे निकल गई, अगर शुरू वाला को डाल दिया जाए तो ऐसे हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो बच्चे आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, लंबा क्लास हो गया, अच्छा खासा आपके पास मटेरियल हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन हम लेकर के आएंगे। अच्छा अच्छा सारा का सारा पोर्शन है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, और उम्मीद करते हैं कि ना वर्ड में, ना मतलब मेरे वॉइस में, ना क्लियरेंस में, ना एक्सप्लेनेशन में आपको कोई कमी लगा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है सर को, बिल्कुल सर के साथ लगे रहना है। अच्छा से नोट्स बनाइएगा, अच्छा से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंस क्लास चल रहा है आपका। जो सेमेस्टर 2 होगा उसमें सारे क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा महत्व होगा। तो अच्छा बच्चे एक बार और बोल रहे हैं कि ठीक है, आज तो मैं जो वीडियो यहां बना रहा हूँ उसका लिंक भेज दूंगा आप लोग को, लेकिन आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं जो कुछ भी आप लोग के लिए भेजूंगा वो सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन, किसी बताए बगैर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वहां पर मिल जाएगा। क्या सर मेरे लिए कुछ क्लास भेजे हैं, तो बच्चे सारे लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए फिर से हम आप लोग को अगले क्लास में आकर मिलते हैं।